कुछ गलत नहीं कर रही। इस आंगन की तुलसी ने इस घर की सब पीड़ा हमेशा ही ली है, पर इस बार मेरी बारी है। तभी तुलसी का पति कुमार भी आ जाता है और वो माँ बेटी की ऐसी बातें सुनकर भावुक होकर खुद का सिर पीटने लगता है। बाबा नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? सारा दोष मेरा ही है बेटा। अगर मैं ये गरीबी तुमको ना दिखाता तो आज तुझे ये समझौता नहीं करना होता। समझौता? कैसा समझौता बाबा? मैं खुश हूँ और गरीबी तो हम जैसे लोगों का कहना है, तो इसे पहनते हुए किसी को क्या दोष देना बाबा। और सुनो, मेरी ओर देखो, आप गरूर हो मेरा बाबा, दुनिया के सबसे बेस्ट पिता हो आप। मुझे आपसे या माँ से कोई शिकायत नहीं है। और कुमार अपनी बेटी को गले लगाता है। तभी कमरे से कसक की छोटी बहन रिया और भाई चिंटू निकल कर आते हैं। वो भी भावुक होकर अपनी दीदी को गले लगाते हैं। कसक अपने परिवार को सहारा तो देती है, मगर खुद के आंसुओं को अंदर ही दबा लेती है। वह उठकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। वह मजबूत बेटी आईने के सामने जाकर चेहरा देखती है। अभी उसकी उम्र भी कहाँ पकी थी। तभी खिड़की खुलने की आवाज होती है और वह पलट कर देखती है तो एक लड़का उसका मुंह बंद करके उसे पीछे से थामता है। अंबुज, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। यहाँ से या तुम्हारी जिंदगी से भी कसक? दोनों की आंखों में दिल टूटने के भरपूर आंसू थे। हमारा साथ यहीं तक था अंबुज। कुछ रिश्तों को सुंदर मोड़ पर बिछड़ जाना ही सही होता है। भुला पाओगी मुझे कसक? किसने कहा मैं भूल जाऊंगी तुम्हें? नहीं अंबुज, तुम तो मेरे जीवन में अलमारी में रखी किताबों की तरह हो, जिस पर कितनी ही धूल जम जाए तब भी वो उतनी ही सुंदर रहती है। मैं तुम्हें हर उस पल में याद करूंगी जब आसमान में एक भी तारा नहीं होगा, पर मेरे जीवन में दुख ढेर सारा होगा। और जब सभी तारे चांद को घेरे होंगे और मेरे जीवन में सुख के ठेरे रहेंगे, तब भी तुम्हें याद करूंगी। मैं जानती हूँ पागल, इस प्यासे अंबुज का जीवन ही कसक ही थी, पर बस। कसक, मत करो ये शादी। बस अंबुज, ऐसा बोलकर मुझे कमजोर मत करो और जाओ यहाँ से। क्या आज रात मैं यही रुक सकता हूँ? तुम्हारी गोद में सिर रखकर तुम्हें रात भर निहार सकता हूँ। अगले दिन कसक की शादी थी, मगर फिर भी वह कमजोर पड़कर अंबुज को वहीं रोक देती है। अंबुज उसकी गोद में सिर रखता है। एक प्रेमी के लिए दुनिया का सबसे महफूज ठिकाना उसकी माशुका की गोद ही होती है ना दोस्तों? कसक, क्या मैं आखिरी बार तुम्हें चूम सकता हूँ? कसक नजरें झुका लेती है और अंबुज कसक की ओर बढ़ता है। बाहर बिजलियां कड़क रही थी और अगले दिन कसक की शादी का दिन आता है। खूब जोरों शोरों से तैयारियां होती हैं। बारात दरवाजे पर थी। आईने के सामने खड़ी दुल्हन बनी कसक खुद को इस तरह अंबुज की दुल्हन बना देखना चाहती थी, मगर कुछ सपने जब चूर हो जाते हैं तो उनके टुकड़े आंखों में चुभकर उम्र भर आंसू ही लाते हैं। सखियां कसक को तैयार कर बाहर चली गई थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर अंबुज की हर छाप भुलाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे छिपकर कोई देख रहा है। वह पलट कर देखती है तो दरवाजे की ओट में उसी की उम्र का एक लड़का उसे देख मुस्कुरा रहा था। कसक तुरंत दरवाजा लगा लेती है। उधर कसक की सखियां दरवाजे पर बारात के स्वागत में दांत चिराए खड़ी थी। खीखी करती हुई सखियां देखती है कि दूल्हा घोड़ी जैसे ही उतर रहा था उसके कदम लड़खड़ाते हैं और उसका सेहरा नीचे गिर जाता है। सेहरे के नीचे एक 55-60 बरस का पके बालों वाला बूढ़ा निकलता है। ये देख सखियां चौंक गई थी। आधे मेहमान चौंक गए थे। सब तुलसी और कुमार का चेहरा ताक रहे थे। कसक कसक जल्दी सुन, तेरे माँ बाबा तेरी शादी तो एक बूढ़े से करा रहे हैं। कितना बूढ़ा था वो माधवी? यार मेरी तो बाबा से बहुत बड़ा लग रहा था। अरे हाँ कसक, वो तो कुमार अंकल से भी बड़ा लग रहा था। इधर आ देख। सखिया कसक को खिड़की पर लाकर दिखाती हैं कि तभी दूल्हे विनायक की नजर दुल्हन कसक पर पड़ती है और वो मुस्कुराता है, तो बदले में कसक भी मुस्कुराती है। उधर मेहमानों में खलबली मच गई थी। तुलसी भाभी जी, ये क्या किया आपने अपनी कसक के साथ? एक बूढ़े से शादी करा दी। भाभी जी, 20 बरस की छोरी का ब्याह इस 55 साल के बूढ़े से? ये कलयुग में कैसा सतयुग चला रही हो तुम भाभी? इनके चुप्पे से तो लगता है इन्होंने अपनी बेटी को अंधेरे कुएं में ही धकेल दिया है। अरे ऐसी भी क्या आन पड़ी थी, बेटी अगर संभली नहीं जा रही थी तो जहर ही दे देते उससे कुमार भाई साहब। अरे सुशीला, ये जहर देने जैसा ही तो है। एक ऐसे आदमी से हमारी कसक की शादी हो रही है जो इसे किसी भी तरह का सुख नहीं दे सकेगा। तभी कसक पीछे से जोर से चिल्लाती है, बस करिए आप सब, बस एकदम मिल गया सबको आज का नया व्हाट्सएप गॉसिप। मेरे बाबा कुछ बोल नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सब उनकी छाती पर ही चढ़ जाएंगे। हाँ, कर रही हूँ मैं एक बड़ी उम्र के शख्स से शादी, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आप सबको अगर मेरी जिंदगी की इतनी ही चिंता है तो आओ सब आकर मेरे घर का राशन लेकर सब खर्चा उठा लो। मेरे बाप के सिर 2 बेटियों की जिम्मेदारी उठाकर अपने सिर पर बिठा लो। है हिम्मत? अरे है क्या है तो आओ ना सब, आओ सब आगे। सब चुप क्यों हो? कहाँ गई सबकी फिक्र? अरे सुशीला आंटी, आपके तो गले में बहुत मोटी सोने की चेन है। मैं तो आपकी ही बेटी हूँ। लाइए, मुझे ये चेन तोहफे में दे दीजिए ना। लाइए दीजिए। पर वो औरत तुरंत अपनी चेन छिपा लेती है। देखा, एक चेन नहीं जो दे सकती मुझे, वो मेरी उम्र भर की चेन की फिक्र कर रही है। पंडित जी, अरे इतना सन्नाटा क्यों है भैया? थोड़ा माहौल को रॉक करने के लिए प्लीज सब मंत्र ऑल राइट, दिस इज शादी टाइम। और कसक दरवाजे पर खड़े विनायक का हाथ पकड़कर खुद उसे मंडप तक लाती है और दोनों के फेरे होने लगते हैं। तुलसी और कुमार डबडबी आंखों से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। बहन जी ने सच ही कहा तुलसी, मैंने तो अंधे कुएं में धक्का दे दिया हमारी बेटी को। ए जी, सो हो गया।
और आखिर ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले के समय में ऐसी ही शादियां होती थी और चलती भी थी। ये तो भाग्य खुले हैं हमारी कसक के, इस गरीब खाने से निकलकर वो राज करेगी वहाँ, छोटी ठकुराइन बनकर। और विनायक जैसे ही कसक की मांग भरता है, उधर कुमार के पास एक मैसेज आता है। कुमार उस लड़के की ओर देखता है और फिर से अजीब हंसी हंसता है। इसका मतलब कसक का ये विवाह एक सौदा था। कसक विदा होकर जाने लगती है। माँ, पापा, रिया और चिंटू का सबसे अव्वल जगह एडमिशन कराना। इनके सपनों को पंख देने में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कसक के छोटे भाई बहन कसक के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। विनायक और कसक माँ पिता का आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं तो विनायक खड़ा ही रह जाता है। कोई बात नहीं कसक, शादी के बाद पत्नी को झुकना सीख लेना चाहिए, घर में शांति बनी रहनी चाहिए। विनायक कसक से शादी कर मूंछों को ताव दे रहा था। कसक की डोली में बैठने वाली होती है, तभी तुलसी उसे फूलों की टोकरी देती है। देख बेटी, वारियों के लिए ये रस्म भी कर दे, जिसको ये फूल मिले उसकी भी किस्मत तेरी तरह जाग सके, ताकि वो भी तेरी तरह राज करे। कसक तुलसी के हाथ से टोकरी लेकर सारे फूल अपने पाँव में डालकर उन्हें कुचल देती है। माँ, इन सब की उम्र पकने में समय है, इनको अपने सपनों को जीने का समय है। मेरे जैसे समझौते का सौदा करना भाग्य है, तो ऐसा भाग्य किसी को ना मिले। मैं यही दुआ करूंगी, अपना ख्याल रखना माँ। बाबा की लाडली अब डोली में बैठकर विदा हो रही थी, तभी वह देखती है उसकी डोली उसके प्रेमी अंबुज ने उठा रखी है, जिसके एक हाथ में शराब की बोतल है, जो चलते समय गिरकर टूट गई थी और अंबुज के पाँव में उससे जख्म हो गए थे। मुझे माफ करना अंबुज, एक घर बसाने को मैंने हमारे इश्क का कत्ल कर दिया, माफ करना। कसक अपने हाथ का कंगन निकालकर अंबुज की ओर फेंकती है और अंबुज वह कंगन थामकर वहीं सड़क पर बैठ विलाप करने लगता है। डोली अगले मोड़ पर मुड़कर औचल हो गई थी, पर अंबुज वहीं बैठकर रोता रहा। बस मैं तुम्हें बता भी न सका कि मैं शहर, ये देश छोड़कर जा रहा हूँ कसक। कसक विनायक के साथ अपने ससुराल पहुँचती है, जहाँ दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी, देखने में एकदम सरल, सीधी और सिंपल। कसक उसे देखकर अपनी दादी की याद आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी दादी से मिल रही हूँ। दादी नहीं माँ जी कहो, मैं विनायक की माँ यानी सासू तुम्हारी, चंदा रानी। आओ अंदर आओ और इस विदारे को अपनी हंसी खिलखिलाहट से रोशन कर दो। कसक घर में प्रवेश करती है, तभी वही लड़का फिर से आता है और कसक से हाथ मिलाता है। हेलो, वेलकम होम छोटी माँ। कसक के लिए छोटी माँ सुनना अजीब था। विक्रांत तो उससे भी उम्र में 45 बरस बड़ा ही नजर आ रहा था। ले मिल ले बहू, अपने बड़े बेटे से मिल ले। अब से इन बेलगाम घोड़ों को लगाम लगाकर तुझे ही सीधा करना है। वहाँ खड़ी सब औरतें हंसती हैं और रात का समय आता है। बूढ़े विनायक और कच्ची उम्र की कसक का पहली रात का समय। कसक देखती है कि बिस्तर से लेकर कमरा सब गुलाब से सजा था। कसक दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी हुई थी और विनायक दरवाजे के भीतर आकर दरवाजा बंद करने लगता है कि तभी कसक की देवरानी संतोष आकर कसक को बाजू में बुलाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसे सुनकर कसक के होश उड़ जाते हैं। मगर फिर भी वह संतोष को कुछ बताती और कसक जो जवाब देती है उसे डायरी में नोट करके बाहर खड़ी सास को दे देती है और विनायक दरवाजा लगाकर मुस्कुराते हुए कसक की ओर बढ़ रहा था। कसक उसे बढ़ता देख घबराकर बिस्तर को मुट्ठी में भींच रही थी। उधर सड़क पर बड़ा अंबुज कांच के टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में भींचकर अपने अंदर के दर्द को बाहर के दर्द से दबाने की कोशिश में चीख रहा था। कसक! देखिए आगे क्या होगा। कसक की ये छोटी माँ बनने की जर्नी, कौन है ये विनायक और आखिर संतोष ने अपनी डायरी में ऐसा क्या लिखा होगा। एक आम जिंदगी जीने वाली कसक कहीं इस आलीशान महल में आकर कैद तो नहीं हो गई। विनायक कसक के करीब आता है और कसक सहम जाती है। बाहर तूफान भी पूरे जोश में था, खिड़कियां कड़क रही थी। कुछ देर बाद कसक करवट लिए अपनी ओर सो रही थी और उस ओर पीठ मोड़े विनायक सो रहा था। कसक अपने हाथों में लगी मेहंदी छटकने की कोशिश कर रही थी। सोचा था तुम्हारी नाम की मेहंदी लगाऊंगी अंबुज, फिर ये तो मैं समझौते की सुहागन बनकर रह गई हूँ। मुझे माफ करना अंबुज, मुझे माफ करना। खून से सने हाथ लिए तूफान को चीर अंबुज अपने घर पहुँचता है और किवाड़ों पर खून के हाथ की छाप लगा देता है। कसक आओ भी, आओ तो कसक। अरे बाबा क्या है। और अंबुज कसक को अपने घर के किवाड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। वहाँ बड़ी रंग की बाल्टी में दोनों अपने हाथ रंगते हैं और एक साथ अपने हाथ की छाप दरवाजों पर लगा देते हैं। ये हमारी दुनिया है कसक, यहाँ हम तुम इस पूरे जहान से छिपकर आकर रहने लगेंगे। हाँ अंबुज, तुम्हारी बाहों की गर्मी मुझे हर सर्दी में राहत देगी और इस घर की मजबूत छत हमें हर तूफान से बचाएगी। कसक अंबुज एक दूसरे के चेहरे को थामकर गले लगते हैं। उधर आंसुओं के सिवा अंबुज और कसक के हिस्से में कुछ नहीं आया था। अंबुज अपना बस्ता पैक करता है और घर बंद करके तूफान में ही कहीं चला जाता है, शायद कसक की जिंदगी से बहुत दूर, बहुत बहुत दूर। अगले दिन कसक सोकर थोड़ा लेट उठती है, तभी उसकी देवरानी संतोष ही करते हुए उसके पास आती है। वो जीजी, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई, माफ करिएगा। पर संतोष उसके पाँव छूती है। अरे नहीं नहीं छोटी भाभी, आप मुझको दीदी क्यों बुला रही हैं? आप तो मेरी जेठानी हैं, मुझ पर हुक्म चलाइए ना। कसक को संतोष के ऐसे सपोर्ट करना अच्छा लगा और वह कसक से आगे कुछ कहती कि तभी दरवाजे के बाहर खड़ी मालती संतोष को इशारा करती है। ये माँ जी ऐसे इशारे में क्यों बात कर रही हैं? अंदर आइए माँ जी। नहीं, मैं अशुद्ध हूँ, एक विधवा सुहागन के कमरे में नहीं आ सकती। संतोष तू ही पूछ इससे। जेठानी जी, और कल रात कैसी बीती?
विनायक भाई साहब ने प्यार दिखाया अपना या नहीं? कसक को थोड़ा असहज महसूस होता है। वो कल रात जब वो अंदर आए तो विनायक कसक के करीब जाकर अपना तकिया उठा लेता है और बिस्तर की दूसरी ओर जाकर करवट मोड़ सोने लगता है। घबराओ नहीं, तुम्हें घर की बहू, बच्चों की छोटी माँ और परिवार की छोटी ठाकुराइन बनाकर लाया हूँ। मेरी वासना मिटाने का सामान बनाकर नहीं। तुमने शादी एक समझौते से की है, तो तुम्हारा काम है मेरा घर परिवार बनाए रखना। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कसक जिसे अब तक राक्षस समझ रही थी, वह विनायक असल में मन का अच्छा निकलता है। ये जान वह रोते हुए सो जाती है। हाय मोरी मैया, मतलब कुछ नहीं हुआ कल रात? जी नहीं जीजी। सत्यानाश, ठाकुर के घर में घर की आई बहुएं अपने पति को प्यार देने से कभी नहीं चूकती हैं। संतोष को देख, शादी के पहले साल में ही 2 जुड़वा बच्चे और 5 साल में 2 और बच्चे करके ठाकुर परिवार के बीच का नाम ऊंचा किया है। माँ जी आप ही ना, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आज सब विदेश में पढ़ रही हैं जेठानी जी। वो कुछ ऊंची वाली पढ़ाई करने गए हैं विलायत में। हर हफ्ते वीडियो कॉल भी करते हैं मुझको। सब ठाकुरों का रुतबा है। तुझसे पहले वाली बड़ी बहू शादी के 5 में ही एक लड़का एक लड़की पैदा कर चुकी थी, पर पता नहीं उसके बाद उसके घर को कैसा घुन लगा। वर्षों तक वो एक भी बच्चा और नहीं कर सकी। और माँ जी आप? कसक ने हिम्मत करके पूछा। तब मालती ने उसे घूरा। वह कुछ बोलती कि तभी संतोष जवाब देती है। माँ जी ने तो बहुत सारी फौज पैदा की थी ठाकुरों की, पर जंग लड़ने से पहले ही एक एक कर सब शहीद हो गए। ले दे के बचे मेरे पति और एक तुम्हारी। एक बहन है, वो भी विदेश में सेट है बेचारी। माँ जी। संतोष खड़ी हो, ये बाकी काम कौन करेगा? और लड़की तुम सुनो, ठाकुरों के घर में आई हो तो थोड़े नियम कानून जान लो। पति तुम्हारा है तो रिझाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। आज फिर कोशिश करो, जल्दी मुझे तेरे पेट में छोटा ठाकुर चाहिए। माफ करना माँ जी, पर अगर लड़की हुई तो वो कभी ठाकुर नहीं कहलाएगी। लड़की हुई तो पल लेगी किसी कोने में 2 टुकड़ों में, और फिर ब्याह देंगे उसको भी जैसे मेरी बेटी को भेज दिया कहीं। वैसे भी ऐसे ही होता है बड़े परिवारों में, यही ठाकुरों की शान है। कसक के तो होश ही उड़ गए थे। मालती हंसते हुए वहाँ से चली जाती है, पर कसक बार बार मालती की बात सोच रही थी। तभी उसका ध्यान एक बात पर जाता है। इन्होंने बताया कि विक्रांत की एक बहन भी है, मगर मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया इस बारे में। आखिर कहाँ है वो? कसक नहा धोकर तैयार होकर प्यारी सी बनकर बाहर आती है। आज उसका पहला दिन था, तो वो पूरे घर का चक्कर लगाकर देख रही थी। तभी विक्रांत उसके सामने आ खड़ा होता है। हेलो छोटी माँ। हेलो विक्रांत। और विक्रांत झुककर कसक के पाँव की ओर बढ़ता है, तो ये देख कसक बड़ी खुश होती है। पैसों का महल होने के बावजूद भी ठाकुर साहब ने अपनी औलाद को संस्कार अच्छे दिए हैं। पर विक्रांत कसक के पाँव छूने की बजाय वहाँ एक मुट्ठी कॉकरोच डाल देता है। आह, आउच! कोई बचाओ, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। लगना भी चाहिए डर। जो तुम मुंह उठाकर इस घर में आई है ना, तुझे तो अपनी औकात से भी डर लगना चाहिए। क्यों? सही कहा ना छोटी माँ। माँ माय फुट। सुन मेरी बात लड़की, ये दौलत मेरी है। इसमें से तुझे कौड़ी नहीं लेने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। कसक विक्रांत का ऐसा रवैया देखकर एकदम डर गई थी। वह लंबी सांसें लेते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी अगले कमरे में आईने के सामने उसे अपनी ही उम्र की एक लड़की नजर आती है, जो सिर पर चुन्नी ओढ़े बहुत रो रही थी। ये जरूर विक्रांत की बहन होगी, माधुरी। इसमें मेरी क्या गलती है जब एक लड़की पैदा हो गई? आज लड़की कहकर मेरा बचपन खराब कर दिया। कल शादी होकर अगर मैंने औलाद न की तो यही सब मुझे बांझ कहेंगे, और अगर मैं विधवा हो गई तो नागन, सापन, डायन जैसे शब्द मुझे पुकारा जाएगा। इतना जुल्म क्यों भगवान? गौरी, दुर्गा, राधा, सीता, इन देवियों के तो हर रूप हर पहलू को पूजा जाता है, जबकि वो भी तो आखिर औरत ही थी, क्योंकि उनमें थी उनकी दिव्य शक्तियाँ। इसलिए ना। कसक सब सुनकर माधुरी के करीब जाकर बोल पड़ती है। पर मेरा मानना तो ये है कि जो औरत सृजन कर सकती है, खुद में से नया जन्म दे सकती है, उस औरत से बड़ी दिव्य शक्ति और किसमें होगी? औरत होना अभिशाप नहीं है माधुरी, औरत होना भाग्य की बात है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा नहीं, वहाँ तो देवता भी वास नहीं करते। तुम फिक्र मत करो माधुरी, तुम्हारा भी वक्त आएगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या क्या बीती है। हर पल इस माटी के शरीर में कैद सही होगी तुमने। माधुरी कसक की बातें एक टक सुनते जा रही थी। तभी वह अपने सिर से दुपट्टा हटाती है और एक बहुत स्टाइलिश ड्रेस में जाती है। कसक ये देख हैरान थी। हो दादी अम्मा, बीच में काई को बोली? तो काई को? मैं मेरे प्ले की रिहर्सल कर रही थी और तुम यहाँ यत्र तत्र करने लग गई। ब्रो चल, ये ज्ञान की जरूरत मुझे नहीं, शायद तुम्हें है। एंड व्हाट वक्त? मेरा वक्त तो यही है। आफ्टर ऑल आई एम विनायक ठाकुर's डॉटर। कसक के तो होश उड़ गए थे माधुरी की बात सुन। माधुरी को देखकर तो कहीं भी नहीं लग रहा था कि इस पर यहाँ कोई लड़कियों वाला टॉर्चर हुआ है। क्या प्ले? नाटक ब्रो, नाटक। हिंदी समझ आती है ना? पढ़ी लिखी तो हो ना तुम? क्या मेरे डैड बस शोबीज का चीप सस्ता नकली माल उठाकर घर में ले आए हैं? तभी विक्रांत भी वहाँ आ जाता है और माधुरी के कंधे पर हाथ रख उसी की बात पर हंसता है। अरे माधुरी, ऐसे नहीं बोलते। ये हमारी छोटी माँ है, नई आई है, तो ये प्यार जताने का नाटक कर हमारे हिस्से की जायदाद भी तो लेगी। वेरी स्मार्ट लेडी। चलो पाँव छुए इनके।
और माधुरी कसक के पाँव छूने के लिए हाथ बढ़ाती है और उसके पाँव में चिकोटी काट लेती है। कसक दर्द से बिलख कर रोती हुई बाहर आती है। पास खड़ा विनायक कसक की ओर देखता है। जानता हूँ मेरे बच्चों की हरकत होगी कुछ, पर वो मेरी औलाद है। हाँ, मुझसे थोड़ा दूर हो गए हैं, लेकिन ठाकुर परिवार से हमेशा जुड़े रहे। तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। उम्र में चाहे तुम उनसे छोटी हो, मगर अब माँ हो तुम उन दोनों की। चाहे उनकी खुशी के लिए तुम्हें रिमोट की तरह उनकी हर बात क्यों न माननी पड़े, पर मेरे बच्चों को कभी हर्ट न करना कसक। कसक विनायक की बात सुनकर भी एकदम बहुत चक्की थी। कल रात में जो विनायक उसकी नजर में महान बना था, वो आज फिर से समाज का वही मर्द नजर आ रहा था जो घर के बाहर का स्टेटस तो बनाए रखता है, लेकिन घर के अंदर की सड़ांत उसे कभी नजर नहीं आती। कसक इस घर में एकदम अकेले पड़ गई थी। जब अपनी प्रेमी के बजाय लड़कियां ब्याह दी जाती है किसी समझौते के साथ, तो उनका प्यार बरसता है फिर आंखों से। घर के किसी कोने या बाथरूम के फर्श पर। कसक भी बाथरूम के फर्श पर सिकुड़ कर बैठी थी। पास का नल चालू था ताकि उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई ना दे। अम्बुज, 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 ये क्या हो गया? उधर हवाई जहाज में चढ़ते हुए अम्बुज के कदम कसक की पुकार से एकदम ही रुक जाते हैं। वह पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था और वह अंदर चला जाता है। प्लेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उधर कमरे का दरवाजा खुलता है और कसक हाथ में दूध का ग्लास थामे सच धज कर आज फिर सांस और संतोष के कहने पर विनायक को रिझाने का प्रयास करती है, पर विनायक दूध पीकर पीठ मोड़कर सो जाता है। अगले दिन संतोष और मालती आकर उसे फिर वही पूछती है, जेठानी जी कल रात कुछ हुआ या नहीं? नहीं जीजी। देवरानी है वो तेरी, संतोष बोले से सब कुछ हम ही सिखाए क्या? अपने घर से कुछ सीख कर नहीं आई क्या तू? चल संतोष, इस घर में बड़ों की बात कोई नहीं मानता। एक पति नहीं संभाला जा रहा इससे। मेरे टाइम में कोई सिखाने वाला नहीं था। मुझे अपने पति का ध्यान रखना, तब भी 8 बच्चे जने मैंने। कोई तुम लोगों की तरह 5G से डाउनलोड नहीं करे। पर आजकल की लड़कियों को बच्चों के नाम से फिक्र याद आता है। सुबह पहले खुशखबरी सोची थी, पर नहीं। संतोष, चल रही है या नहीं यहाँ से? जी माँ जी। हाँ, 8 बच्चे? हाय दैया, सही कहा। बच्चे तो माँ जी आपने 5G की स्पीड से ही किए हैं। दिन बीतते गए। माधुरी और विक्रांत की बदतमीजियां अपनी छोटी माँ के साथ वैसी ही चल रही थी। वहीं विनायक आदमी अच्छा था, मगर कसक का कभी पति नहीं बन सका। वह तो उसकी ओर प्यार नजर से देखता भी नहीं था। उधर संतोष और मालती हर तरह से कसक की कोख पड़ने के लिए कोशिश कर रही थी। और एक दिन कसक जब सुबह सो रही थी, तब उसके पास खड़ी संतोष और मालती ने उसके मुंह पर पानी से भरी बाल्टी उड़ेल दी। कसक हड़बड़ाहट से उठती है और देखती है कि जो मालती कमरे में आने से मना कर रही थी, वह उसके पास खड़ी है और कसक को इस तरह से क्यों उठाया गया था। माँ जी, क्या हुआ? महारानी जी चलिए बाहर आइए, आपको आपके सुंदर कर्म बताते हैं। कसक बिस्तर से उतरने के लिए जमीन पर पांव तो रख रही थी, मगर आगे जो होने वाला था उसके बाद उसके पांव तले जमीन खिसकने वाली थी। मालती और संतोष के क्रूर रवैये के साथ ही कसक भीगे बदन के साथ कमरे से बाहर आती है, तो वहाँ विनायक, माधुरी और विक्रांत पहले ही खड़े थे। विक्रांत और माधुरी एक दूसरे को ताली मार खुश हो रहे थे कि तभी मालती विनायक के पास आती है। अब बता बेटा, इसका क्या करना है? कसक इतना जानती थी कि चाहे कोई भी बात हो, कितनी ही बड़ी बात हो, विनायक कसक का साथ जरूर देगा। पर मुझे क्या पता माँ, आपके बीच का मामला है। क्या मैं आप घर की औरतों की ही चौकसी करने बैठा रहा हूँ? मुझे और भी काम है। अब मैं तो अपने छोटे भाई की तरह सब छोड़ छाड़ कर विदेश नहीं भाग सकता ना। ये सुन संतोष शर्मिंदा होकर नजर झुका लेती है और विनायक कसक का साथ देने की बजाय अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी माधुरी पूरी महफिल चीर कर रसोई घर में पानी पीने के लिए जैसे ही जाती है, तभी मालती इतना जोर से चिल्लाती है कि घबराहट से माधुरी के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है। माधुरी, इतना भी नहीं पता क्या तुझे कि जब महीना चढ़ता है तो रसोई घर में नहीं जाते हैं? माधुरी ये सुन चिढ़ जाती है। ओहो दादी, कोई पाप तो नहीं किया मैंने, ठीक ही तो है। जो कायदे पुरखों से चल रहे हैं उसमें तुम तुम्हारे फैशन वाले नियम मत घुसाओ। और विक्रांत, तू यहाँ क्या कर रहा है? जनानियों की बातें सुनकर ज्यादा चाशनी मिल रही है क्या तुझे? विक्रांत अपनी दादी की बात सुनकर सक पकाकर जाने लगता है। रुको डैड, मैं भी आया। ये सब इस छोटी माँ की वजह से ही हो रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विक्रांत को जाता देख मालती माधुरी को घूर रही थी। विनायक ने तुम दोनों को ज्यादा